नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजू मिश्रा आपके सामने चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर प्रेजेंट हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना है। हमें अपना पढ़ाई निरंतर चालू रखना है और काफ़ी आगे जाना है, क्योंकि दिल भी कभी कभी हार मानकर बैठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। समझ में आया? तो चलिए आज से हम लोग तत्वों का वर्गीकरण अभी पढ़ेंगे। तत्व को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक धातु और एक अधातु। ठीक है। एक और तीसरा श्रेणी होता है, उपधातु भी होता है। एक श्रेणी धातु होती है मेटल और एक अधातु नॉन मेटल। समझ में आ गया? अब धातु क्या है? धातु है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी आप धातु ले लीजिए, कुछ कुछ चमकता रहता है। समझ में आया? धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कहने का मतलब इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। जैसे आप एक लोहे का रॉड लीजिए और एक आग के पास उसका एक सिरा जलाइए, आप देखेंगे कि उसका दूसरा सिरा जो आप पकड़े हैं अपने हाथ से, वह भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यानी कि ऊष्मा उसमें प्रवाहित हो रही है। विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि करंट उसमें पास होता है। अगर एक लोहे को आप एक तार में जिसमें करंट पास हो रहा है उसमें सटाएंगे तो अब दूसरा सिरा में भी लाइन आएगा। समझ में? आप यह कोशिश मत कीजिएगा, ऐसा होता है। तो यानी कि ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है धातु। आघात वर्धनीय होता है और तन्य होता है। आघात वर्धनीय मतलब वह आघात सह सकता है। जैसे आप लोहे को पीट पीट के पतला करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि पीटते पीटते वह टूट जाता है, यानी कि वह आघात वर्धनीय होता है। और तन्य भी होता है, यानी कि खींचने पर बढ़ने लगता है। समझ में? जैसे एक सोना है, उस सोना को बहुत दूर तक, बहुत किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, यानी कि यह तन्य भी होता है और आघात वर्धनीय भी होता है। अधिकांश जो धातु होती है कमरे के ताप पर ठोस होती है, आप अच्छे से जानते हैं। जैसे सोना, अब आपने देखा है लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर, जस्ता, पोटेशियम और सोडियम। इसको सोडियम बोलेंगे, Na से डिनोट करते हैं। इसको पोटेशियम बोलते हैं, इसको जिंक बोलते हैं, इसको कॉपर बोलते हैं, इसको हम लोग चांदी बोलते हैं, इसको सोना बोलते हैं, इसको चांदी बोलते हैं, इसको लोहा बोलते हैं और इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो यह सब ठोस अवस्था में अधिकतर रहता है। एक अपवाद में है पारा, जो कि द्रव रूप में रहता है। समझ में आ गया? आइए अधातु के बारे में देखते हैं। अधातु जो होता है प्रायः इसमें विशेष चमक नहीं होती है, अधिकतर चमकता नहीं है, लेकिन अपवाद में है आयोडीन। आयोडीन है जो चमकीला भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधातु है जो जिसमें चमक होती है आयोडीन में। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातु में आप देखेंगे, एक प्लास्टिक लीजिए, कुछ भी लीजिए, प्लास्टिक मैंने बोला, जैसे आप कोई गैस लीजिए, उसमें क्या होगा कि वह विद्युत की कुचालक अधिकतर होती है, लेकिन एक ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है। ये प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है, मैंने बताया। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, क्लोरीन, अधिकतर जो होता है, जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अधिकतर गैस रूप में पाई जाती है। किंतु कुछ अधातु जो है वो ठोस रूप में पाई जाती है। वे मुलायम और भंगुर होती है, मतलब ठोस रूप में होगा और मुलायम, बहुत मुलायम, सॉफ्ट होगा, और ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाता है बहुत जल्दी। ऐसा अधातु होता है। ब्रोमीन ही एक ऐसे अधातु है, क्या मैंने बोला? ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक बार रिवीजन करा दूं कि धातु जिसमें चमक होती है, अधातु चमक नहीं होती है अधिकतर। अपवाद में है आयोडीन। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु कुचालक होती है। यह आघात वर्धनीय तन्य होती है, इसे तो अधिकतर यह गैस में पाई जाती है और यह टूट जाती है आघात करने पर। अधिकतर मुलायम होती है और भंगुर होती है।
अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, जबकि यह अधिकांश जो है गैस के रूप में पाई जाती है। तो यह सब एग्जाम्पल है। अब आप देखेंगे कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यौगिक, ठीक है, कंपाउंड। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। अब यहाँ भार के विचार से लिखा है, तो इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। मैं यहाँ आपको बता दूं, यौगिक वह है जो ये दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसका अनुपात निश्चित होता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके फलस्वरूप बनता है जल, समझ में आ गया। और कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और इसके फलस्वरूप बनता है कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कली चूना जिसे कहा जाता है। तो यह निश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है। देखिए जैसे कोई भी फॉर्मूला है, जैसे HO है, यहाँ देखा जाता है कि जल में 2 हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में मिला हुआ है। समझ में आ गया। इसी प्रकार NH3, कोई भी फॉर्मूला NH3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर CaCO3, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो यह सब जो होता है यौगिक होता है। सिंपल एक भाषा में जितना आप फॉर्मूला देखते हैं, जितना भी आप फॉर्मूला देखते हैं जो निश्चित होता है कि यह फॉर्मूला इसी का है, जैसे CaO चूना का है, यह जल का है, कार्बन डाइऑक्साइड है, चूना पत्थर है, तो जो निश्चित होता है इसी का फॉर्मूला है, उसे हम यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यौगिक का गुण क्या होता है, तो चलिए यौगिक के गुण हम लोग देखते हैं। यौगिक के जो गुण होते हैं, अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे फेरस सल्फाइड है, एक यौगिक है, तो फेरस सल्फाइड है, इसको फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र FeS हो जाएगा, समझ में। तो फेरस सल्फाइड जो है वह फेरस सल्फाइड को इसमें लोहा और गंधक के मिलने से बना है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही मान लीजिए लोहा है, तो अगर लोहा अलग रहता तो चुंबक के सामने लाने से यह अलग हो जाता, लेकिन जब यह दोनों मिल गया, लोहा और गंधक, गंधक को सल्फर भी बोलते हैं, जब दोनों मिल गया तो फेरस सल्फाइड बनता है। और जब फेरस सल्फाइड बन गया तो यह यौगिक बन गया। तो जब यौगिक बन गया, अब इसके सामने मान लीजिए आप हम चुंबक लेके आए, तो आप बोलेंगे कि इसमें तो लोहा है, तो लोहा अलग हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यह अलग अब बन गया है। यानी कि इसका जो यौगिक को भौतिक विधि द्वारा, सरल भौतिक विधि द्वारा या किसी यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये नहीं होगा एक चुंबक लाएंगे और लोहा को अलग कर सकते हैं, यानी भौतिक विधि द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि किसी यौगिक के गुण जो होता है, कोई भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्व यानी कि जिससे मिलकर बना है उसके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यौगिक में जो उसके तत्व, जैसे जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जो उसके तत्व है वह भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यही मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे बताया है। अब देखेंगे यहाँ पे भार के विचार से होता है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, ठीक है, और मैं भार का बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है, समझ में। तो इसका परमाणु भार 1 हो गया और 2 परमाणु, यानी 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का आप जानते हैं परमाणु भार होता है 16, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 और परमाणु संख्या का 2 गुना परमाणु भार होता है। आप घर पे अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसका क्या होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यह 1 होता है परमाणु संख्या, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, यह 8, यह 9, यह 10। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, लेकिन परमाणु भर मैंने क्या बताया, इसका दुगना हो जाता है। तो यानी कि दुगना का कहने का मतलब है कि 8 का दुगना 16। अब यहाँ देखेंगे कि 2:16, यानी कि 1:8। यही मैंने लिखा, यानी कि जल कहीं भी रहे उसका भार हरदम 1 और 8 के अनुपात में ही होगा। आप समझ गए अच्छे से। अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप बोलेंगे कि कार्बन का अनुपात क्या होगा। तो कार्बन का भार जो होता है, परमाणु संख्या देखिए, परमाणु संख्या इसका 6 होता है, यानी कि भार इसका 12 होगा। अब यह तो 2 है, 2 में अब जो ऑक्सीजन का
परमाणु भार होगा वहां यहाँ लिखेंगे। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 दूनी 16 होता है, क्योंकि यह परमाणु संख्या है तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 12 और 32, समझ में आया? अब देखेंगे 4 तिहाई 12 4 8 32, यानी कि 3 और 8 के अनुपात में हरदम रहते हैं। यही मैंने लिखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3-8 के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड में रहता है। तो आपने देखा कि यौगिक में को उसके जो तत्व हैं हमेशा एक निश्चित भार के अनुपात में रहते हैं। अब जल का भार कोई भी पूछे आपसे, कोई भी फॉर्मूला दे दे, हरदम 1:8 के अनुपात में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात जो होगा 3 और 8 के अनुपात में ही होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक हमेशा निश्चित होते हैं। जैसे जल एक यौगिक है और जल का द्रवणांक क्वथनांक निश्चित होता है। अब बर्फ जो है जल का ही भाग है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि बर्फ का अलग फार्मूला होता है, बर्फ जल का ही भाग ठोस रूप है, इसीलिए इसका भी H2O होता है। अब देखेंगे कि बर्फ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है, यानी इसका द्रवणांक हमेशा फिक्स होता है। तो यही मैंने लिखा है, यौगिक का द्रवणांक निश्चित होता है। अब देखेंगे कि जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, यानी क्वथनांक भी निश्चित होता है। तो एक यौगिक का द्रवणांक क्वथनांक निश्चित होता है, आप याद कर लीजिए। अगला पॉइंट, यौगिक एक समांग पदार्थ है। समांग मतलब कि यौगिक में पूरा का पूरा जो अंग है एक समान हो। अब इसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे, यानी यौगिक के संघटक, यानी कि यौगिक जो जिससे मिलकर बना होता है, यौगिक के संघटक और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब जैसे फेरस सल्फाइड है, तो अब फेरस सल्फाइड जो है लोहा और गंधक यानी कि सल्फर, लोहा और गंधक से मिलकर फेरस सल्फाइड बना होता है, जिसे FeS कहते हैं। समझ में आ गया? इसे Fe और यह S है, दोनों को मिलने से FeS बनता है। अब आप देखेंगे कि फेरस सल्फाइड में अगर हम माइक्रोस्कोप से भी अगर देखें तो लोहा और गंधक के कण अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। फेरस सल्फेट पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई देगा, ना कि इसमें पता चलेगा कि यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे गंधक है, ये सब पता नहीं चलेगा, यानी कि अलग अलग आपको दिखाई नहीं देंगे। यही मैंने लिखा है, यौगिक एक समांग पदार्थ है, यानी कि सभी अंग इसके इक्वल है, अलग अलग नहीं है, यानी कि इसका गुण जो होता है इससे अब अलग हो जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से यौगिक कंप्लीट किया। कल हम लोग मिश्रण लेके चलेंगे। मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।